Hello and welcome to all of you in my channel Commerce Hub. Myself Hardev Singh, and in this video I am going to discuss with you the profession and the employment. So under this video I'll try to explain these two terms profession and employment, its features and meaning, as well as the difference between profession and employment. तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि जो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट टॉपिक है ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप +1 कॉमर्स के अंदर देखें तो आपको स्टार्टिंग में जब आप बेसिक देखते हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर आपको मिलेगा प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस के अंदर डिफरेंस, इन तीनों टर्म के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सो आज हम उसी के ऊपर टॉपिक करने जा रहे हैं कि व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स। तो शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑल दीज आर प्रोफेशनल्स। एंड उनको प्रोफेशनल क्यों बोला जा रहा है, वाई दीज गाइज आर प्रोफेशनल्स, वेदर द बिजनेसमैन इज अ प्रोफेशनल और नॉट, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे। तो ये सारे आज क्लियर हो जाएंगे व्हेन आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन डिटेल। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। सबसे पहले हमको समझना होगा कि प्रोफेशन क्या है बेसिकली। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए जी, देखिए, अ प्रोफेशन इज दैट विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इफ यू हैविंग अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज देन यू आर अ प्रोफेशनल। लाइक एग्जांपल है जैसे आपने डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इफ यू वांट टू बिकम अ लॉयर you also need a specialized knowledge. So मतलब first most important thing which is required for a professional or for required for a profession, that is specialized knowledge. सेकेंड थिंग फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या है कि आपने प्रॉपर वे से एजुकेशन ली हो, फॉर्मली एजुकेशन ली हो। ये ना हो कि जो आप एजुकेशन ले रहे हैं वो इनफॉर्मल है, आपने जस्ट वैसे ही टाइम पास के लिए एजुकेशन ली है। एक प्रॉपर एजुकेशन जो है, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू एजुकेशन नहीं ली हुई, देयर देन आप प्रोफेशन के अंदर नहीं आ सकते। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि एक प्रोफेशनल पर्सन को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो ये नहीं है आपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले ली है, डिग्री ले ली है, फॉर्मल एजुकेशन ले ली है और आप डॉक्टर बन गए। नो, यू ऑल्सो नीड ट्रेनिंग अंडर अ डॉक्टर। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर या लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं उनको इन सभी के अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसको हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोल देते हैं। सो इट मीन्स if you want to become a professional or if you want to enter into the profession, you require specialized knowledge, mean to say degree चाहिए, as well as you also need a formal education। एक फॉर्मल वे से मिलने वाली एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज प्रॉपर ट्रेनिंग। एक प्रोफेशनल बनने के लिए ट्रेनिंग की भी जरूरत होगी, जिसके अंदर आप स्किल लर्न कर रहे हैं हाउ टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। एज वेल एज लास्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट्स का मतलब मैं बता देता हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं कुछ रूल्स और रेगुलेशंस विच आर टू बी रेगुलेटिव बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, जिसके लिए कुछ बॉडीज बनी हुई हैं जो उसको रेगुलेट कर रही हैं। जैसे इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर आपने लॉयर बनना है या आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, एक सीए बनना है, तो सीए के लिए कुछ, उस सीए बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए, सीए का जो सर्टिफिकेट है उसको लेने के लिए आपको कुछ इन सभी कोड ऑफ कंडक्ट्स को भी फॉलो करना होगा। जैसे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर्जी से जिस मर्जी अकाउंट्स को बनाएं, जिसको मर्जी ऑडिट करें, जिसको मर्जी ना करें। उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जो कि उस सीए की जो बॉडी है आईसीएआई, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा बनाई जा रही है, आपको उनको फॉलो करना होगा। सेम एज विद द डॉक्टर। अगर एक पर्सन डॉक्टर बन गया, एमबीबीएस की डिग्री है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने तरीके से ही काम करेगा। अब उसकी उसको एमबीबीएस की डिग्री मिल गई है, वो प्रोफेशनल बन गया, रेदर देन दैट पर्सन फॉलो सम कोड ऑफ कंडक्ट्स। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स बने हुए हैं जो कि एमबीबीएस जो इस बैचलर जो डॉक्टर्स होते हैं उनको सर्टिफिकेट्स अलॉट कर रही हैं, वो बॉडी जो है उसके द्वारा ये रूल्स और रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, उसके द्वारा इसको मैनेज किया जा रहा है। सो दिस वन इज अ प्रोफेशन। तो कुल मिला के आपके पास अगर डेफिनेशन लिखनी हो प्रोफेशन की तो क्या बनेगी, अ प्रोफेशन इज दैट विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज
कॉमा डालेंगे आप फॉर्मल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स विच आर रेगुलेटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज। तो अगर आपने प्रोफेशनल बनना है, प्रोफेशन में जाना है, तो आपको सबसे पहले चाहिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब आपको प्रॉपर एक डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए और उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, एज वेल एज फॉर्मल एजुकेशन, कि प्रॉपर वे के साथ आपने एजुकेशन ली हो, उसकी स्टडी की हो। देन ट्रेनिंग ऑल्सो बी रिक्वायर, तो आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी किसी हायर प्रोफेशनल्स के अंडर, एज वेल एज कोड ऑफ कंडक्ट्स। हर प्रोफेशन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो उस प्रोफेशन को चलाने वाली रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज के द्वारा बनाए गए हैं। यू ऑल्सो हैव टू फॉलो ऑल दीज कोड ऑफ कंडक्ट्स, देन यू कैन एंटर इनटू अ प्रोफेशन। तो नीचे देखिए डेफिनेशन, एन इंडिविजुअल अप्लाई हिज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल टू अर्न हिज लिविंग। देखिए प्रोफेशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है? अपने स्किल को यूज कर रहा है टू अर्न हिज लिविंग, कि कुछ कमाने के लिए, ताकि वो जिंदा रह सके। जैसे एक डॉक्टर है जो, या एक हम बोल देते हैं लॉयर है जो, वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो अपनी सर्वाइवल के लिए अपने प्रोफेशन को, अपने स्किल को यूज कर रहा है फॉर हिज सर्वाइवल। एंड दस अ प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन, एक तरह का ऑक्यूपेशन है, वेयर अ पर्सन रेंडर द पर्सनल सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर टू द अदर इन द कंसिडरेशन ऑफ फीस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब क्या है कि प्रोफेशनल पर्सन जो भी है वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, स्पेशलाइज्ड नेचर का उसका वर्क है, वो सर्विसेज दे रहा है, लेकिन बदले में क्या ले रहा है? फीस ले रहा है। जो सर्विसेज दे रहा है वो इस बेसिस पे दे रहा है क्योंकि उसके पास एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल नॉलेज है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है उसके पास। उस सभी चीज़ों को वो यूज कर रहा है फॉर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द पब्लिक। जैसे मैं सिंपल सा बोल देता हूँ कि एक पर्सन लॉयर है, वकील है। अब आप वकील के पास क्या क्यों जाएंगे? उसकी सर्विसेज लेने के लिए। आपके ऊपर कोई केस है या आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, किसी लीगल मैटर में फंस गए हैं, तो आप वकील को बोलेंगे कि प्लीज हेल्प मी। वो आपसे कुछ फीस चार्ज करेगा और बदले में जो उसकी नॉलेज है, जो उसने स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर किया थ्रू द प्रोफेशन ऑफ एलएलबी, उस नॉलेज को यूज करेगा और फिर वो आपकी हेल्प करेगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट every profession required a specialized knowledge and professional man use this specialized knowledge and earn something for his living। तो वो अपनी नॉलेज एजुकेशन को यूज करेगा और उससे कमाई करना शुरू करेगा। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रोफेशनल्स की। जैसे एग्जांपल देखिए, ये कौन है? लॉयर। लॉयर इज अ प्रोफेशनल। दिस वन इज अ डॉक्टर। डॉक्टर ऑल्सो अ प्रोफेशनल, एवरीवन नो दैट। सिविल इंजीनियर और एनी फील्ड, इंजीनियर हो सकता है किसी भी फील्ड का। अब इंजीनियर क्या कर रहा है? कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा। इंजीनियर इंजीनियर सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो कोई लेबर नहीं कर रहा। वो सिर्फ बता रहा है कि इस तरह से इस काम को करना है। सो इट मीन्स उसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो उसने प्रॉपर वे से एक्वायर किया है, एजुकेशन है उसकी, फिर उसने ट्रेनिंग ली होगी किसी के अंडर। अब उन सभी चीजों को वो आपको दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, और पैसा कमा रहा है। सो दिस वन आर द प्रोफेशनल्स। लास्ट वन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। आपने सीए देखा होगा। सीए क्या करता है जी? आपको सिर्फ एक रिकमेंडेशन देता है, सलाह देता है कि इस तरह से आप अपने अकाउंट्स को ठीक कर सकते हैं, इस तरह से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो इट मीन्स वो भी अपनी जो नॉलेज उसने एक्वायर की हुई है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उसको यूज कर रहा है और अर्न द प्रॉफिट और अर्न द इनकम फॉर हिज सर्वाइवल। सो ऑल दीज आर कवर्ड अंडर द प्रोफेशनल। सो ये सारी एग्जांपल है हमारे प्रोफेशनल्स की। नाउ नेक्स्ट वन, द फीचर ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन की इनकी विशेषताएं हैं, देखिए। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटाइज नॉलेज। सिस्टमेटाइज का मतलब होता है प्रॉपर सिस्टमेटिक वे के साथ एक्वायर की गई नॉलेज। So every profession has a systematic knowledge which can be imparted through the written or oral instructions। So कोई भी जो प्रोफेशन है उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से नॉलेज ली होनी जरूरी है प्रोफेशनल की, जो कि थ्रू रिटन और ओरल इंस्ट्रक्शंस की आपको मिलेगी। जैसे मैं सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ यू वांट टू बिकम अ लॉयर, सिंपल लेते हैं कि अगर आप वकील बनना चाहते हैं सपोज, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिस्टेमेटिक नॉलेज, मतलब सिस्टेमेटिक वे से आपको सीखना होगा। वो किस तरह से होगा? कि आपको प्रॉपर एलएलबी के अंदर एडमिशन लेनी होगी। एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आफ्टर दैट आप वन बाय वन, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर, या एनुअली सिस्टम है तो ईयर बाय ईयर आप सीखते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे, नई नई चीज़ों की आपको नॉलेज मिलती जाएगी। आफ्टर दैट
जब भी आपकी LLB कंप्लीट होगी देन यू विल गेट द डिग्री और सर्टिफिकेट्स. सो इट मींस दिस वन इज अ सिस्टमेटिक वे टू गेट द नॉलेज, कि आपने एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे के साथ नॉलेज ली है, देन यू बिकम प्रोफेशनल. जैसे अभी आप +1 कॉमर्स में हैं, आप इसमें भी कुछ सीखेंगे, फिर आप +2 कॉमर्स में जाएंगे, फिर आपको नॉलेज मिलेगी कॉमर्स की फील्ड की, देन आफ्टर दैट बीकॉम करेंगे या CA करेंगे. तो इट मीन्स आप सिस्टमेटिक वे के साथ नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं. दिस वन इज अ बेसिकली सिस्टमेटाइज नॉलेज, की स्टेप बाय स्टेप आप नॉलेज ले रहे हैं. ये नहीं है कि सीधा आपने नर्सरी की, नर्सरी के बाद सीधा ही आप कॉमर्स में आ गए. नो, इट्स नॉट अ सिस्टमेटिक वे. सिस्टमेटिक वे मीन टू से प्रॉपर सिस्टम आपने फॉलो किया है. जैसे मैं एक और आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं कि अगर हम किसी भी काम को सिस्टम के साथ करते हैं देन यू विल गेट द बेटर रिजल्ट. एग्जांपल दे रहा हूं, आपने सभी ने गन देखी है, बुलेट देखी है. अगर मैं बोलूं कि आपने किसी आदमी को बुलेट से हिट करना है लेकिन विदाउट गन, गन में डालकर आपने बुलेट नहीं उसके ऊपर फेंकनी, आपने सीधा बुलेट उसके ऊपर फेंका विदाउट द गन, तो उसका कोई नुकसान होगा? कुछ भी नहीं होगा. आदमी मरेगा? नहीं मरेगा, क्योंकि बुलेट गन के थ्रू नहीं गई. अगर उसी बुलेट को मैं गन के अंदर डालकर फिर ट्रिगर दबाऊं तो बुलेट निकले और उस आदमी के अंदर जाए, तो नेचुरली है कि उस आदमी की डेथ हो जाएगी या वो आदमी बुरी तरह इंजर्ड हो जाएगा. सो इट मीन्स, क्यों इंजर्ड हुआ? जब हमने बुलेट को थ्रू द रिवॉल्वर हिट किया. मतलब हर चीज का जो सिस्टम बना है हम उसके थ्रू चलेंगे तो उसका फायदा और नुकसान होगा. अदरवाइज अगर आप सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो उससे हमको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा. सेम एज हियर, कि एनी नॉलेज विच एक्वायर्ड थ्रू द सिस्टमेटिक वे, ऑल दोज आर कवर्ड और द फीचर ऑफ द प्रोफेशन. तो जो नॉलेज आपने प्रॉपर सिस्टम के साथ एक्वायर किया है वो प्रोफेशन का फीचर होगा. नेक्स्ट वन, सर्विस मोटिव. दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे बिजनेस का मोटिव होता है, प्राइम मोटिव, फर्स्ट मोटिव, टू अर्न प्रॉफिट. ध्यान में रखना, कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है ना तो उसका कभी भी सर्विस मोटिव नहीं है. बिजनेसमैन को बोलते हैं कि बिजनेसमैन को अपने बच्चों के अंदर भी प्रॉफिट ही नजर आ रहा है. वो हर चीज को प्रॉफिट के नजरिए से देखता है. परसेप्शन उसका यही है. सो प्रोफेशन के अंदर इस तरह का कुछ नहीं है. प्रोफेशन का प्राइम मोटिव होता है सर्विस, सर्व द पब्लिक. लेकिन वो बात अलग है कि आजकल हमारे देश में सर्विस नहीं रह गया प्रोफेशन का मोटिव. लेकिन जो बेसिक मोटिव है प्रोफेशन का वो है सर्विस. एक डॉक्टर का बेसिक मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, टू सर्व द पब्लिक. एक लॉयर का प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, टू सर्व द पब्लिक. सो बिजनेस का मोटिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट, बट मोटिव ऑफ द प्रोफेशन इज ओनली टू सर्व द पब्लिक. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट वन इज अ प्रोफेशनल एसोसिएशन. तो देखिए प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या हैं. देखिए, द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेशनल्स आर रेगुलेटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन. तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी नाम बताया आपको, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल दीज आर रेगुलेटेड. रेगुलेटेड का मतलब होता है इन इन सभी को मैनेज करना, इन सभी को रूल्स और रेगुलेशन जो देते हैं बना के, वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस होती हैं. एंड सच एसोसिएशंस ग्रांट द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और फॉर्मुलेट्स एंड इन्फोर्स द कोड ऑफ कंडक्ट. तो ये वो एसोसिएशंस हैं हु प्रोवाइड द सर्टिफिकेट, एक तरह का लाइसेंस दे रही हैं उनको, प्रोफेशनल बना रही हैं ये एसोसिएशन. जैसे एग्जांपल है, अगर आपने LLB या लॉयर बनना है तो आपको LLB का जो सर्टिफिकेट है ये एसोसिएशन देंगी. इट मींस दीज एसोसिएशन मेक सम रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट्स विच आर टू बी फॉलोड बाय द एवरी प्रोफेशनल. तो जो कि इन प्रोफेशनल्स को फॉलो करना होगा. जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप सभी ने नाम सुना होगा, अगर नहीं भी सुना आप इंटरनेट पे सर्च करना, आपको पता चल जाएगा. ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. तो अगर आपने CA बनना है, क्योंकि CA की फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो नेचुरली सी बात है कि आपको CA की डिग्री एक्वायर करनी होगी. तो CA की डिग्री लेने के लिए आपको पहले कहीं पर एडमिशन, मतलब कहीं पर रजिस्टर भी तो होना पड़ेगा ना, जिस संस्था के साथ आप जुड़ेंगे. अब वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो कि आपको CA का सर्टिफिकेट दे रही है उसका नाम है ICAI, जो कि एक एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन बॉडी है विच प्रोवाइड द सर्टिफिकेट टू द ऑल द पर्सन हु क्वालिफाई फॉर द CA चार्टर्ड अकाउंटेंट पोस्ट. तो वो जो बॉडी है ICAI वो सर्टिफिकेट्स ग्रांट कर रही है इन पर्सन्स को
देन वो पर्सन सीए बनेगा। और ये जो बॉडी है साथ में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कर रही है। हेयर कोड ऑफ कंडक्ट मीन टू से रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि इस बॉडी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और जितने भी पर्सन सीए बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, उनको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या है? दीज एसोसिएशन रेगुलेट का मतलब है किसी को मैनेज करना बाय द रिप्रेजेंटेटिव। सो जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज हैं प्रोफेशन की, वो इन बॉडीज के द्वारा रेगुलेट की जा रही है, मैनेज की जा रही है, चलाई जा रही है। एज वेल एज सच ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट द सर्टिफिकेट्स फॉर द प्रैक्टिस। अगर ये एसोसिएशन सर्टिफिकेट ग्रांट ना करें तो एक सीए की तरह एज अ प्रोफेशनल काम नहीं कर सकता। एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है, वो डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर जो है काम नहीं कर सकता अगर उसके पास इन एसोसिएशंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट नहीं है। एमबीबीएस के लिए अलग से, मेडिसिन डॉक्टर्स की एक अलग से है, संस्था है, एसोसिएशन है। इस तरह से लॉयर जो है उनकी बार काउंसिल अलग से एक संस्था है, वो इनको सर्टिफिकेट देगी। वो इनके लिए कोड्स ऑफ कंडक्ट बनाएंगी, रूल्स बनाएंगी, रेगुलेशंस बनाएंगी। देन दीज प्रोफेशनल्स वर्क। तो उनकी उनके रूल्स, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कह सकते हो, उनके द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है, उसके बिना ये जो प्रोफेशनल्स है कुछ भी नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई एवरी प्रोफेशनल every professional need a certificate code of conduct from these professional associations। तो हर प्रोफेशन इन एसोसिएशंस के द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट फीचर इज restricted entry। Entry to every profession is restricted on the basis of education and training। तो देखिए अभी हमने रीड किया था कि अगर आपने किसी प्रोफेशन के अंदर एंटर करना है, यू नीड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आपको फॉर्मल एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। विदाउट इट इट विल नॉट पॉसिबल टू एंटर इनटू प्रोफेशन। अगर आपने डॉक्टर, लॉयर या सीए बनना है तो ये नहीं है कि आप बिना पढ़े हुए ही एंटर कर जाएं। जैसे बिजनेस के अंदर है, बिजनेसमैन अनपढ़ भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन लिमिट्स नहीं है। लेकिन इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल, यू नीड अ मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन। वो क्या है? अगर आपने सीए बनना है तो नेचुरली है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आईसीए इंस्टीट्यूट है उससे सर्टिफिकेट लेना होगा। प्रॉपर सीए की एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, रेदर देन यू नॉट नीड एमबीबीएस सर्टिफिकेट एज वेल एज प्रॉपर एजुकेशन। डॉक्टर के लिए जो एजुकेशन दी जाती है वो लेनी पड़ेगी। सो इट मीन्स प्रोफेशन के अंदर रेस्ट्रिक्शन है। हर पर्सन प्रोफेशन में एंटर नहीं हो सकता। only those persons can enter into the profession who having the proper education and the training। जिनके पास वो एजुकेशन है, डिग्री है और ट्रेनिंग है। नेक्स्ट वन, कोड ऑफ कंडक्ट। So every professional associations are regulated the activity of its member। We have already discussed, हमने पिछले पॉइंट में देखा था कि जितनी भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस है उनको उनके द्वारा प्रोफेशन को कंडक्ट किया जाता है, उनको रेगुलेट किया जा रहा है। सो उनके लिए जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, देखो कंडक्ट करना होता है किसी चीज को चलाना, एंड कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स, रूल्स और रेगुलेशंस बना के रखना ताकि उसको चलाया जाए। तो जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं उनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल रेगुलेशंस हैं जो कि सभी प्रोफेशनल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ऑल द प्रोफेशनल फॉलो ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अगर एक पर्सन डॉक्टर, लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब अपना जो प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहा है, तो उनको इन एसोसिएशन के द्वारा दिए गए रूल्स और रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखना होगा। उनके अंदर रहकर इसको अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करना होगा। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इज टू मेक प्रोफेशन सर्विसेज ओरिएंटेड। तो इसका बेसिक पर्पस है कि जो प्रोफेशन है वो सर्विसेज के लिए किया जाए। ये ना हो कि एक पर्सन जो है प्रोफेशन के अंदर ये भूल जाए कि मेरा फर्स्ट मोटिव है टू सर्व द पब्लिक, और वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे। इसलिए ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं। नाउ वी हैव द टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो इसके साथ प्रोफेशन हमारा खत्म है। अब हमारे पास आ गया जी एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से संबंधित, मनी से जुड़ी हुई एक्टिविटी। वेयर इन पर्सन रेंडर पर्सनल सर्विसेज। यहाँ पर एक पर्सन अपनी सर्विसेज दे रहा है टू द अदर फॉर रेमोनरेशन। रेमोनरेशन का मतलब होता है पैसा, बदले में कोई वेजेस, सैलरी कुछ मिलना। फॉर रेमोनरेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट। तो अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब समझाऊंगा कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। देखिए एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसके अंदर पैसा मिलेगा। यस,
जहाँ पैसा आएगा या जाएगा, इसलिए इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक पर्सन अपनी सर्विसेज दे रहा है दूसरे पर्सन को। जो पर्सन सर्विसेज दे रहा है उसका नाम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आप समझते हैं, एम्प्लॉय होता है कर्मचारी जो कहीं पर काम कर रहा है। दूसरा पर्सन है जो सर्विसेज ले रहा है, अवेल कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो आपको रोजगार दे रहा है, मालिक। ठीक है ना। आप मान लेते हैं जी, आप किसी फैक्ट्री में गए, आपने वहां पर रिक्वेस्ट की कि मेरे को काम के ऊपर रख लो। उस पर्सन ने आपको एक काम दे दिया, ठीक है जी तुम्हारा ये काम होगा, तुम्हारी मंथली सैलरी होगी 10,000। अब आप उस इंडस्ट्री में, उस फैक्ट्री में क्या है, एक एम्प्लॉय, एक कर्मचारी। ठीक है जी। और जो आपको काम दे रहा है वो क्या है, आपका एम्प्लॉयर। याद रखना है, ये पर्सन, जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिया, पहले हम इसको समझते हैं। ये पर्सन है आपका मालिक, एम्प्लॉयर। ठीक है जी। ये हो गया आपका मालिक। ये हो गया आपका जो पर्सन आप है, मतलब आप काम करने के लिए गए, इसके पास आप हो गए एम्प्लॉय। ठीक है जी। जो काम करने के लिए गया एम्प्लॉय, जो काम दे रहा है इसको वो एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर ने क्या दिया इसको, एम्प्लॉयर ने इसको दिया जी, ये देखिए, एम्प्लॉयर ने इसको दिया पैसा। लेकिन क्यों दिया? पहले इसने उसको क्या दिया होगा, सर्विसेज, अपनी सेवाएं दी, मतलब आपने काम किया उसके लिए, वो सर्विसेज है आपकी। आपने मालिक को काम कर दिया, बदले में मालिक ने आपको क्या दिया, रेमोनरेशन दी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को। सो दिस वन इज अ, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, employee provide the services to the employer, and in consideration, बदले में जो एम्प्लॉयर होता है वो उसको रेमोनरेशन देता है, उसको वेजेस या सैलरी या कुछ देता है, पेमेंट। उसको हम बोल देते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसके अंदर पैसा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसके अंदर एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉई जो है वो क्या दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है टू द एम्प्लॉयर, एंड इन कंसिडरेशन, बदले में एम्प्लॉयर क्या दे रहा है उसको, पैसा दे रहा है, वेजेस या सैलरी दे रहा है। इसको बोल देते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। समझ आया होगा अभी आपको मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ द फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से फीचर है। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉई रेंडर पर्सनल सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, एम्प्लॉई जो है वो अपनी पर्सनल सर्विसेज दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। मतलब कि जो एक एम्प्लॉई काम करने के लिए गया, एम्प्लॉई का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, एम्प्लॉई का मतलब होता है जो कि काम करने गया है किसी के अंडर। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मैं किसी फैक्ट्री में गया, मेरे को काम की ज़रूरत है, मैंने उस पर्सन से बोला कि आई नीड अ जॉब। वो बोल रहा है यस आई हैव अ वैकेंसी, कि मेरे पास जॉब है, यू कैन ज्वाइन इट, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरे को क्या मिलेगा। वो बोलता है जी आप मेरे को ये काम करके दोगे, ये सारा आपका काम होगा, ये सारे रूल्स हैं उस काम को करने के, ये रेगुलेशंस हैं, आपको इतने बजे जॉब पर आना, इतने बजे आपकी छुट्टी है, सैटरडे संडे आपका ऑफ है। ओके, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो बन गई, उसको हम बोल देंगे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मेरी सैलरी भी फिक्स है उसके अंदर, मेरे रूल्स भी काम करने के फिक्स हैं, मेरी जॉब क्या होगी, कब छुट्टी है कब नहीं है, एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारा कुछ मेंशन है, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होगा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इम्प्लॉई मतलब मैं जो उसके पास ज्वाइन कर रहा हूँ, इम्प्लॉई रेंडर द पर्सनल सर्विसेज, इम्प्लॉई अपनी जो पर्सनल सर्विसेज होगी वो देगा, किसको देगा, टू द एम्प्लॉयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड एम्प्लॉई वर्क फॉर अदर्स, एम्प्लॉई यहाँ पर अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो दूसरों के लिए काम कर रहा है। ये नहीं है कि अगर मैं किसी के पास जॉब करने गया हूँ तो जो मैं उसके पास काम कर रहा हूँ वो करने से मेरा कोई फायदा होगा, मेरे को सिर्फ उसका सैलरी मिलेगा। फायदा दूसरे का होगा क्योंकि काम दूसरे का कर रहा हूँ मैं, मालिक के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए वर्क फॉर अदर है। आपने देखा होगा जब आप किसी के पास जॉब करते हैं तो आप अपने लिए नहीं उसके लिए काम कर रहे हैं। सो दैट्स वाई एम्प्लॉई वर्क फॉर अदर, नॉट फॉर देमसेल्फ, अपने लिए नहीं। थर्ड वन, एम्प्लॉई गेट द रेमोनरेशन। रेमोनरेशन का मतलब लिख लीजिए, रेमोनरेशन होती है कोई सैलरी, वेजेस, कोई इंसेंटिव, या किसी को तनख्वाह देना, या किसी को दिहाड़ी देना, ये सारा कुछ रेमोनरेशन के अंदर आ जाएगा। तो एम्प्लॉय को बदले में क्या मिल रहा है, रेमोनरेशन फॉर द सर्विसेज रेंडर, जो सर्विसेज दे रहा है बदले में रेमोनरेशन मिल रही है। नेक्स्ट वन देखिए, फोर्थ वन, एम्प्लॉई वर्क अंडर द सुपरविजन एंड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई फ्रीली काम नहीं कर पाएगा, ये नहीं है
कि एम्प्लॉई जब मर्जी करे आए, जब मर्जी करे जाए, जब मर्जी करे काम कर ले, जब मर्जी वो काम नहीं करे। नहीं, ऐसा एम्प्लॉयमेंट में नहीं चलेगा, क्योंकि एम्प्लॉई को वर्क करना होगा, काम करना होगा अंडर द सुपरविजन। सुपरविजन होता है निगरानी। किसकी निगरानी के अंदर? अंडर द सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयर, अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर। मतलब मालिक का उसके ऊपर चेक होगा, निगरानी होगी, कंट्रोल होगा। उसको मालिक की नज़र के अंडर काम करना होगा, बिकॉज मालिक उसको पेमेंट दे रहा है, पैसे दे रहा है। तो इसलिए एम्प्लॉई जो है वो फ्री नहीं होगा। ये नहीं है कि एम्प्लॉई अपनी मर्जी से ही जो काम करे, नहीं, उसको काम करना होगा अंडर द guidance, supervision and the control of the employer. Fifth one, employee are not required to invest capital. देखिए, एम्प्लॉयज को पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा ऑलरेडी मालिक ने लगाया हुआ है। जैसे हम बिजनेस में देखते हैं ना, बिजनेस में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है वो पैसा लगाता है बिजनेस को शुरू करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करता है, जिसको हम बोल देते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पंजाबी हिंदी के अंदर पूंजी। सो पूंजी बेसिकली क्या है? पूंजी का मतलब होता है कि मनी विच इन्वेस्ट फॉर स्टार्ट द बिजनेस, की वो पैसा जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया गया है। तो अगर आपने किसी के पास एम्प्लॉय बनना है तो फिर आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं, पैसा उसका लगा हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जॉब करने के लिए चले गए। आपको रिलायंस वालों ने सेल्स मैनेजर रख लिया अपना। अब सेल मैनेजर का काम क्या है जी? सेल करना। आप मान लेते हैं रिलायंस की जियो कंपनी, जो टेलीकम्युनिकेशन है रिलायंस की, उस एक्टिविटी में आप चले गए। अब आपको रिलायंस ने बोला कि ये मेरी सिम्स है, आप इनको सिम को बेचोगे मार्केट के अंदर, बदले में आपको 10,000 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। अब आप 10,000 के लिए जो काम कर रहे हैं वो आपका एक सर्विस है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं टू द रिलायंस कंपनी। इट मीन्स आप रिलायंस कंपनी के इम्प्लॉई हैं, मालिक नहीं है, पहली बात। तो अगर आप इम्प्लॉई हैं तो आपने ये थोड़ी है कि उसको पैसे लगाने हैं जाके। पैसे तो वही लगाता है ना बिजनेस में जिसका बिजनेस है, जिसने बिजनेस शुरू किया है, जो मालिक है। तो इट मीन्स कि आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने सर्विसेज देनी है, बदले में अपनी सैलरी लेनी है। एंड लास्ट वन, employee perform their duties according to the rule lay down by the employers। एम्प्लॉई अपनी ड्यूटी किस तरह से करेगा? जो रूल्स और रेगुलेशन सेट किए जाएंगे बाय द एम्प्लॉयर, मालिक के द्वारा जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे, एम्प्लॉय फॉलो ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशन एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज। तो उन सभी रूल्स को फॉलो करेगा और अपनी ड्यूटी देगा। अगर मालिक ने बोला है कि 9 बजे से लेके 5 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी है, तो 9 से 5 ही उसको जाना पड़ेगा। अगर मालिक ने बोला है कि तुम ए फैक्ट्री में जाओगे, बी फैक्ट्री में तुम्हारा जाने का कोई मतलब नहीं है, तो इट मीन्स आपको वैसा ही करना होगा। सो इन सिंपल लैंग्वेज, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द एम्प्लॉयमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर, क्योंकि वो मालिक है आपका। सो ऑल दीज आर अबाउट द प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट। अब आपको लास्ट में मैं कंक्लूड कर कर डिफरेंस बता देता हूँ। प्रोफेशन के अंदर सबसे जरूरी चीज है कि आपको एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, एक स्पेशल डिग्री की जरूरत होती है, जो आप किस तरह से एक्वायर करते हैं? प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू। एज वेल एज यू ऑल्सो नीड ट्रेनिंग एंड सम कोड ऑफ कंडक्ट्स भी होते हैं प्रोफेशन को करने के लिए। प्रोफेशन का प्राइम मोटिव टू सर्व द पब्लिक, सर्विस देना है। उसके अंदर प्रॉफिट कमाना फर्स्ट मोटिव नहीं है। प्रोफेशन के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है, हर पर्सन एंटर नहीं कर सकता। इफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर, तो ये नहीं है कि आप जब मन करे अपनी एक क्लिनिक खोल के बैठ के विदाउट एनी सर्टिफिकेट, ऐसे नहीं होगा। आपको एक प्रोफेशनल डिग्री लेनी होगी, नॉलेज लेनी होगी, देन यू कैन इवन ओपन योर हॉस्पिटल एंड ओपन योर क्लिनिक। क्योंकि डॉक्टर का डेजिग्नेशन उसी को मिल रहा है जिसके पास ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, ये स्पेशलाइज्ड डिग्री है। लेकिन अगर आपने एम्प्लॉय बनना है तो आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। इवन एक बिना पढ़े लिखे पर्सन है, जो अनपढ़ पर्सन है, वो भी किसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। सिर्फ उसको माइनर सा एक स्किल चाहिए, हुनर चाहिए। क्योंकि काम क्या होता है एम्प्लॉय का, कि कुछ करके देगा अपने एम्प्लॉयर को, तो बदले में वो उसको रेमुनरेशन देगा, पैसा देगा। सो ऑल दीज अबाउट द प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू एवरीवन।